कोई नई बात नहीं है और ये केवल भारत की ही बात नहीं है। दुनिया में जहाँ भी जिसकी सत्ता होती है, जिस विचारधारा की सत्ता होती है, उसके पीछे कुछ फोर्सेस होते हैं। तो ये केवल ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज भाजपा की सत्ता है तो आरएसएस की शाखा लग रही है। लेकिन एक यूनिक बात जो हमें समझना पड़ेगा कि जब देश आज़ाद हुआ और जब संविधान सभा बना और उसमें डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में बनाई गई जो संविधान हम लोगों ने जब अडॉप्ट किया, उसके आसपास के दिनों में जो आरएसएस का जो मूल एक तरीके से कहिए पत्रिका है, पांचजन्य, उसको यदि आप पढ़िए तो वो कहते हैं कि भाई ये संविधान जो है बिल्कुल विदेशी है, इसमें देसी कुछ भी नहीं है। तो देसी क्या है, तो वो मनुस्मृति की तरफ इशारा है। तो यदि अभी चलते चलते बातचीत कर रहे हैं, वरना मैं भरपेटिम उसको पढ़कर आपको सुना देता। लेकिन मूल बात ये है कि आरएसएस इस देश में क्या चाहता है और क्या करता है, उनके कथनी और करनी में कोई फ़र्क हमको नहीं नज़र आता है। पर बाकी जो लोग संविधान को बचाने वाले लोग हैं, उनके कथनी और करनी में कई बार फ़र्क नज़र आता है। तो उनको और मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज़ को, क्योंकि देखिए देश के जनमत ने तो आपको इतना होप दिया इस बार, 2024 के ही रिजल्ट को आप देखिए तो साफ साफ ये दिखा कि उत्तर प्रदेश ने चीज़ों को पलट दिया। मैं इनसे आज जानने की कोशिश करूंगा सर, जिस तरह से आप लोग देश के भविष्य गढ़ते हैं, युवाओं को पढ़ाते हैं और आगे चलकर वो युवा देश का भविष्य होता है। लेकिन आज देखा जाए जिस तरह से देश में 50% से भी ऊपर जिस तरह से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और तमाम तरह से महाविद्यालय जो हैं, वहाँ पे आरएसएस का शाखा लग रहा है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आरएसएस जो है एक विचारधारा को इस देश में काबिज करना चाहती है, लेकिन जो देश में युवा होता है समानता, भाईचारा, करुणा का संदेश देता है, देश को आगे बढ़ाता है। क्या लग रहा है कि आप लोग उन युवाओं को सही मार्गदर्शन दे पाएंगे? नहीं, देखिए श्रवण जी, ये कोई नई बात नहीं है और ये केवल भारत की ही बात नहीं है। दुनिया में जहाँ भी जिसकी सत्ता होती है, जिस विचारधारा की सत्ता होती है, उसके पीछे कुछ फोर्सेस होते हैं। तो ये केवल ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज भाजपा की सत्ता है तो आरएसएस की शाखा लग रही है। लेकिन एक यूनिक बात जो हमें समझना पड़ेगा कि जब देश आज़ाद हुआ और जब संविधान सभा बना और उसमें डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में बनाई गई जो संविधान हम लोगों ने जब अडॉप्ट किया, उसके आसपास के दिनों में जो आरएसएस का जो मूल एक तरीके से कहिए पत्रिका है, पांचजन्य, उसको यदि आप पढ़िए तो वो कहते हैं कि भाई ये संविधान जो है बिल्कुल विदेशी है, इसमें देसी कुछ भी नहीं है। तो देसी क्या है, तो वो मनुस्मृति की तरफ इशारा है। तो यदि अभी चलते चलते बातचीत कर रहे हैं, वरना मैं भरपेटिम उसको पढ़कर आपको सुना देता। लेकिन मूल बात ये है कि आरएसएस इस देश में क्या चाहता है और क्या करता है, उनके कथनी और करनी में कोई फ़र्क हमको नहीं नज़र आता है। पर बाकी जो लोग संविधान को बचाने वाले लोग हैं, उनके कथनी और करनी में कई बार फ़र्क नज़र आता है। तो उनको और मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज़ को, क्योंकि देखिए देश के जनमत ने तो आपको इतना होप दिया इस बार, 2024 के ही रिजल्ट को आप देखिए तो साफ साफ ये दिखा कि उत्तर प्रदेश ने चीज़ों को पलट दिया। मतलब 272 में जो 240 में जो 272 में आप घटा दीजिए 240, तो जितनी सीटें बचती हैं उतनी ही सीटें अखिलेश की हैं। लेकिन अगर बात की जाए सर, जिस तरह से संविधान की जो आप बात कर रहे हैं, देसी और विदेशी की जो बात कर रहे हैं, लेकिन आज देश में अगर बात की जाए तो संविधान हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, पक्ष की हो, चाहे विपक्ष की हो, सारे लोग संविधान को मानते हैं। लेकिन बात कॉलेज, यूनिवर्सिटी की आती है, आप एक प्रोफेसर हैं, तो आपको ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो सर्वधर्म संपन्नता की बात करती है। लेकिन जिस कॉलेज में एक धर्म को बढ़ावा देने वाली जो शाखाएं लगती हैं,
क्या लग रहा है कि अपने जो नहीं, माता पिता है वो अपने छात्र को, अपने बेटों को स्कूल में भेजेंगे? नहीं नहीं, देखिए वो जो हम कह रहे हैं कि संस्था में जो जिस तरीके से इन लोगों ने कब्जा किया है वो ध्यान देने वाली बात है। बाकी कोर्स है, करिकुलम है, जो टीचर हैं उनका तो प्रोसीजर है और उस तरीके से लोग आते हैं और हर विचारधारा के लोग यूनिवर्सिटी सिस्टम में आते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट है करिकुलम, और वो देखिए ये विचारधारा वाले उस करिकुलम को भी बदल रहे हैं। अब जैसे वैदिक इतिहास पढ़ाया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी तो बताया जाए ना कि ऋग्वेद का वो कौन सा श्लोक है जो बताता है कि हम लोग पैदाइशी अनइक्वल हैं। अक्सर हम कह देते हैं कि भगवान ने हमें बराबर बनाया है, हर भगवान बराबर बनाया है। अब हमारा जो भगवान है ब्रह्मा, उन्होंने तो किसी को मुंह से पैदा किया, किसी को जंघा से पैदा किया, किसी को पैर से पैदा किया। तो मेरा क्या मानना है कि इतिहास में भी जो तमाम स्ट्रीम्स हैं वो सबको पढ़ाया जाए। नहीं, जो आप बराबर और समानता की जो बात कर रहे हैं वो तो एक राजनीतिक सिंपैथी पाने के लिए है। नहीं, जो मनुवादियों का ग्रंथ है वो तो हमेशा से डिवाइड रूल करता है। बिल्कुल। वो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तमाम। इसीलिए तो मैंने कहा कि संविधान के जगह कुछ लोग मनुस्मृति, और मनुस्मृति से मतलब सिर्फ उस टेक्स्ट का बात नहीं है, उस टेक्स्ट में ढेर सारी ऐसी बातें हैं। जैसे महिलाओं के बारे में जो मनुस्मृति कहता है, जाति को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब आप महिला प्रोफेसर से बात कीजिए तो मैं सिर्फ फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ कि जब महिला रिजर्वेशन बिल लागू हुआ उसमें ओबीसी को क्यों रिजर्वेशन नहीं दिया गया? चलिए, मैम से मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैम भी प्रोफेसर हैं। मैम, जिस तरह से देश में अगर देखा जाए तो महिलाओं के ऊपर जिस तरह से जुल्म, अत्याचार और शोषण हो रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये हजारों साल का इतिहास रहा है। मनुवादी व्यवस्था में औरतों को नीच, दुष्ट और भोग की वस्तु समझा गया है। क्या लग रहा है जिस तरह से कोलकाता में एक डॉक्टर की निर्मम हत्या हो जाती है, पहले सेक्स होता है फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। आप एक प्रोफेसर हैं और आप महिला प्रोफेसर हैं, क्या लग रहा है कि जिस तरह से महिलाओं के ऊपर जुर्म, अत्याचार हो रहा है, कोई माँ बाप अपनी बहनों और बेटियों को पढ़ने के लिए भेजेगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जो पश्चिम बंगाल की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय घटना है, और इस तरीके की घटना जब होती है तो पूरी सरकार पर, सरकार की जो व्यवस्था है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि आज के समय में भी एक पढ़ी लिखी महिला के साथ, एक डॉक्टर के साथ यदि इस तरीके की घटना होती है तो हम कहाँ सेफ हैं। लोग कहते हैं कि शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा से हम आगे बढ़ेंगे, और बढ़ते भी हैं, लेकिन ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो वो तमाम महिलाएं या महिलाओं के जो भी माता पिता हैं वो कहीं ना कहीं वो जितना हम आगे बढ़े हैं उससे ज़्यादा हम वो उनकी मानसिकता वो पीछे सोचने लगते हैं कि हम भेजें या नहीं भेजें, अकेली लड़की को घर से बाहर पढ़ने जाने दें या नहीं जाने दें। तो ये सरकार की फेल्योर की तरफ इशारा करती है, और जिसके तरफ सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और ये जब तक आंदोलन नहीं होगा, जब तक लोग नहीं समझेंगे कि सरकार, महिला को जब तक लोग भोग की वस्तु समझते रहेंगे कि आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी दरिंदगी की हद तक आप जा सकते हैं, तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती हैं। और इन तरह की चीज़ों के खिलाफ कठोर कानून बनने चाहिए, और केवल बनने नहीं चाहिए, उसको लागू किया जाना चाहिए। क्या लग रहा है जिस तरह से बीजेपी की सत्ता है, क्या लग रहा है कि जिस तरह से देश में महिलाओं के साथ आए दिन बर्बरता देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि जो मनुस्मृति में महिलाओं को भोग की वस्तु समझा जाता था, आज देश में कहीं ना कहीं मनुस्मृति का फिर दौर आ रहा है और महिलाओं के साथ उस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? देखिए,
बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, वो निर्भया से लेकर के अभी आपको पता है कि जो महिला खिलाड़ी जिन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर सड़कों में, और देशव्यापक वो आंदोलन चला और विरोध प्रदर्शन हुआ। और अभी विनेश फोगाट का जो उदाहरण है वो हम लोगों के सामने है। तो महिलाओं को लेकर एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप महिला विधेयक कानून ला रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए तो जिसको आप कहेंगे कि धरातल पर जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत हमें अपने पक्ष की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो ऐसे में केवल कानून ले आना, और कानून में भी आप देखिए कि कानून किस तरीके से लाया जा रहा है। कानून आ गया, पास हो गया, का विधेयक पास हो गया, लेकिन विधेयक तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, उसका वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता जब तक आप जाति जनगणना, जाति सर्वेक्षण नहीं करते हैं। परिसीमन नहीं होगा तो आप कैसे बांट सकते हैं, कैसे आप आरक्षण दे सकते हैं? तो एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल जो महिलाओं को लेकर के है, या महिलाएं पॉलिटिक्स में किस तरीके से आगे, या तमाम सारे क्षेत्रों में महिलाएं किस तरीके से आगे आए, तो उसके लिए देखिए जब तक आप आरक्षण किसके लिए? नहीं, यहाँ मैटर आरक्षण का और जाति जनगणना का नहीं है। मैटर ये है, चाहे महिला किसी भी जात, धर्म, मजहब का हो, बात उसकी सुरक्षा की जा रही है। आप एक महिला प्रोफेसर हैं, अभी आप लोगों ने देखा जिस तरह से बिहार में एक लड़की के साथ जिस तरह से दरिंदगी की जाती है, कोलकाता में, ऐसे तमाम जगहों पे देश में कोने कोने पे जिस तरह से महिलाओं के साथ इस तरह के जो खबरें आ रही हैं, मैं उस पर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या महिलाएं इस घटना को लेकर क्या सोचती हैं, और इसमें बढ़ावा किसका है? क्योंकि सरकार बलात्कारियों को आप देखे होंगे, जो गुरमीत राम रहीम हैं, आशाराम हैं, उनको पैरोल पर छोड़ देती है। तो इसमें समाज का जो संदेश है, जो न्यायपालिका का जो संदेश है, कहाँ इशारा कर रहा है? मेरा वही कहना है कि एक तरफ महिला आरक्षण बिल आ रहा है, विधेयक पास हो रहा है। वो क्यों आ रहा है कि आप हमें चाहते हैं कि महिलाएं भी पुरुष के बराबर हो, उन्हें हक मिले। और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो दहेज को लेकर के हो, चाहे वो जिस तरीके की घटनाएं दिन ब दिन आ रही हैं, जिस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, चाहे वो खेल के मैदान में हो, सड़कों पर हो, घर में हो, और पढ़ लिख कर के जाने के बाद अभी जो हालिया जो घटना है, तो इससे साफ पता चलता है कि महिलाओं को लेकर के अभी भी, चाहे वो समाज की मानसिकता हो, चाहे वो सरकार की मानसिकता हो, जब तक आप उस पर क्लियर कट कोई पोजीशन नहीं लेती है सरकार, तब तक हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आप कठोर कानून बनाइए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और उसके बाद मतलब आप एक जिम्मेदारी लीजिए कि महिलाएं सुरक्षित फील करें। चलिए, तो सर से एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा। सर, क्या लग रहा है कि देश में जाति जनगणना कराकर और जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको अधिकार देना चाहिए, और आप एक प्रोफेसर हैं, तो क्या लग रहा है कि देश में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं? नहीं, आरक्षण तो नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और जिस संगठन का नाम आप बार बार ले रहे थे, आरएसएस, वो भी इस पर तमाम दिक्कतों के बाद, बहुत ढुलमुल रवैया अपनाने के बाद भी ये हिम्मत नहीं कर पा रही है कि वो ये कहे कि आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए। एक बार बिहार चुनाव के दौरान आपको याद होगा, उन्होंने, मोहन भागवत जी ने कहा था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए या इसको रीथिंक करना चाहिए। पर देखिए, आरएसएस एक संगठन है जिसके बारे में हमें ये भी समझना चाहिए कि वो अपनी गलतियों से भी सीखता है और दूसरे गलतियों से भी सीखता है। आपको लग रहा होगा कि मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन बाकी संगठनों को भी वो सीखना चाहिए। मूल बात जो है कि आरक्षण क्या है? आरक्षण वो व्यवस्था है जो समाज में हाशिए पर छूट गए लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने का एक प्रयोग है। ये कोई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है, ये गरीबी हटाने का प्रोग्राम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने बोला कि जिसकी जितनी संख्या भारी, तो जो पेरियार कहते थे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और तमिलनाडु एक सरकार, एक रोल मॉडल है हमारे पास जो 69% रिजर्वेशन दे रहा है, और अभी अभी बिहार में 65% और प्लस
10% EWS के साथ कोशिश किया, वो नहीं कर पा रहा है। तो आखिर क्या वजह है? तो वो वजह है वैचारिकी का। तो जो वैचारिकी तमिलनाडु ने पेरियार और उनके संगठन डीके ने किया, वो नॉर्थ इंडिया में कोई और स्टेट नहीं कर पा रहा है। बाकी आपको आरएसएस से लड़ना है तो उसकी वैचारिकी से लड़ना होगा, और मुझे लग रहा है वो पेरियार पेरियार मॉडल की वैचारिकी है, जिससे आप आरएसएस से लड़ सकते हैं और किसी भी वैचारिकी से आप नहीं लड़ सकते। क्या लग रहा है इस देश में अगर देखा जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, उसके बाद जो सामाजिक संगठन है आरएसएस जैसे तमाम जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक पार्टियां कमज़ोर पड़ जाती हैं जो देश को चलाती हैं, और जो सामाजिक संगठन हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत नज़र आते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आप ये समझिए कि आरएसएस आखिर क्या वजह है ये कहते हैं कि हम राजनीतिक संगठन नहीं, और फिर से आपको लगेगा कि तारीफ़ की बू आएगी। लेकिन आप ये समझिए कि आरएसएस का कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सत्ता में भागीदार नहीं होता है, वो किसी रूट के थ्रू। तो माननीय प्रधानमंत्री भी आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन जब वो बीजेपी में आए तब वो, तो उस तरीके से बाकी संगठनों के पास सचमुच में सामाजिक संगठन क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी का एक ज़माना था जब सेवा दल हुआ करता था। आज आप देखिए कांग्रेस पार्टी के खुद नेताओं से पूछ लीजिए कि आपके सेवा दल का क्या स्टेटस है, आज कितनी भागीदारी है, कितनी एक्टिविटी है साल भर में करते हैं। तो जो सत्ता लोलुपता है वो, और देश को कोई दिशा देना है, वो दो तरह की बातें हैं। तो इसीलिए जो मैं फिर से तमिलनाडु आपको वापस ले जाऊंगा, वहाँ डीएमके जितना मजबूत है उससे कम मजबूत डीके नहीं है। डीके जो पेरियार का संगठन है, और डीएमके जो करुणानिधि और उनके बेटे स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं। तो हर राजनीतिक पार्टी के पीछे, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम जो ऐसी, जब तक बसपा की यदि बात करें तो कांसीराम ने वो संगठन तैयार किया था, उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स का एक बैकअप तैयार किया था, उन्होंने एक अल्टरनेट हिस्ट्री लिखना शुरू किया था। तो उस ज़माने में कई विद्वान कहते हैं कि इस देश में या तो बसपा के पास अपना इंटेलेक्चुअल है या तो आरएसएस के पास अपना इंटेलेक्चुअल है। अब बाकी सभी पार्टियों के सारे इंटेलेक्चुअल एक ही जाति के हैं। आखिर क्या बात है? आप राजद ले लीजिए, जनता दल यू ले लीजिए, समाजवादी ले लीजिए, तमाम संगठनों के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो किसी खास जाति से हैं। तो इस मामले में यूनिक प्रयोग कांसीराम जी ने किया था। अब देखिए दुर्भाग्य है कि कांसीराम जी की भी जो वैचारिकी थी, बहुजन, जिस बहुजन हिताय की बात महात्मा बुद्ध करते थे, और उसको मायावती जी ने सर्वजन तक ले आया। अब बहुजन से सर्वजन लाने में इस देश के कौन से जाति के इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये तहकीकात नेशनल दस्तक की टीम करे। चलिए शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।